हेलो। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो अभी तक हमने देखा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, लेकिन इन सभी चीज़ों के लिए रीज़न क्या होता है। तो हमने कहा कि जितनी भी चीज़ें हैं, एक्सेलरेशन है या वेलोसिटी है, इन सभी के लिए एक फ़ोर्स रिक्वायर्ड होता है। तो जब इन सभी चीज़ों को एक एक्सटर्नल फोर्स मिलती है तो बॉडी मूवमेंट करना शुरू कर देती है। अब क्वेश्चन ये है कि फ़ोर्स क्या होता है। हमने कहा कि सबसे पहले व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर मूवमेंट। तो हमने कहा सिंपल सी बात है सर, द रीज़न शुड बी फोर्स। अब क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ फोर्स। हमने कहा फोर्स इज़ एनीथिंग। जैसे कि हम किसी चीज़ को पुश एंड पुल कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स इज पुश एंड पुल ऑफ सम ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने एक ट्रॉली को हार्डली पुल किया तो ट्रॉली मूव करेगी इस डायरेक्शन में। मैं कह सकता हूँ कि लेफ्ट डायरेक्शन मूवमेंट होगी, ठीक है। अगर एक प्लेयर किक करे फुटबॉल को तो फुटबॉल के अंदर मूवमेंट होगी, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि क्या सारे फोर्सेस मोशन कॉज करेंगे, लेकिन ऐसा तो हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। क्यों? मैंने कहा एक एग्जांपल लेते हैं। एक वॉल है और वॉल पे एक पर्सन प्रेशर लगा रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन वो वॉल के अंदर कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिला, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि सर वॉल के अंदर मूवमेंट क्यों नहीं हुआ, बिकॉज फोर्स तो अप्लाई हुआ है वहाँ पे भी। अब यहाँ पे हमने कहा कि इसके पीछे दो तीन रीज़न्स हैं। सबसे पहले कि जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए, पहली की कंडीशन। तो क्या हमने कहा कि फर्स्ट थिंग ये होना चाहिए दैट इट शुड बी मोर देन एफ एक्सटर्नल शुड बी मोर देन फ्रिक्शनल फोर्स। और सम ऑफ एनी अदर फोर्स, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा कि इन केस मान लेते हैं कि ऐसा नहीं होता है, या फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन वो लगभग फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल है, तो क्या इसके हिसाब से कोई फोर्सेस की टाइप आएंगे। हमने कहा बिल्कुल, इस हिसाब से दो टाइप के फोर्सेस आ जाते हैं। पहला तो आ जाता है अनबैलेंस्ड फोर्स और दूसरा आ जाता है बैलेंस्ड फोर्स। क्या होता है समझते हैं। हमने कहा कि अगर इफ़ द नेट मूवमेंट या नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ नॉट ज़ीरो देन फोर्स एक्टिंग ऑन दैम इज़ कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या मतलब है? मतलब ये है कि यहाँ मुझे दो कंडीशन दिख रही है, ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है। अब ये जो पर्सन ए है ये टूवर्ड अर्थ, ये लगभग एज्यूम करके चलते हैं कि 70 न्यूटन का या 700 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है, टूवर्ड ग्राउंड। और यहाँ सेकंड पर्सन जो भी है ये टूवर्ड ग्राउंड लगा रहा है 800 न्यूटन का फोर्स। तो एक 700 न्यूटन और एक 800 न्यूटन। तो मैंने कहा नेट फोर्स क्या है, सेम नहीं है। तो नेट फोर्स सेम नहीं है, मतलब जो फोर्स होगा या जो मूवमेंट होगा कह सकते हैं वो किस डायरेक्शन में होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इस बार एंटी क्लॉकवाइज कुछ देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अगर यहाँ जो मैन है या जो पर्सन ही है, पर्सन ए का फोर्स ज़्यादा होता तो मुझे कुछ क्लॉकवाइज देखने को मिल रहा होता, ठीक है। तो क्या ये बेसिक बातें क्लियर है कि अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या होता है। अच्छा, जब भी अनबैलेंस्ड फोर्स होगा तो कुछ चीज़ें और होंगी। क्या होंगी? जब भी अनबैलेंस्ड फोर्स होगा तो कुछ वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि वेलोसिटी शुड नॉट रिमेन सेम, ठीक है, या वेलोसिटी चेंज। जब भी फोर्स लगेगा एक्सटर्नल तो वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन होगा बॉडी का वो भी चेंज होगा, मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज़ नॉट ज़ीरो, मतलब इट शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब कुछ ना कुछ मूवमेंट तो हुई होगी। अच्छा, क्या हो अगर दोनों साइड ही फोर्सेस सेम हो। तो मैंने कहा कि इफ़ नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स दैट एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ ज़ीरो देन द फोर्स इज़ कॉल्ड बैलेंस फोर्स। अब यहाँ इस चीज़ से मतलब नहीं है कितना अमाउंट लगाया गया है, यहाँ इस चीज़ से मतलब है कि नेट बॉडी पर फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। एक कंडीशन समझते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ मुझे दिख रहा है कि 3 पर्सन है, 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ भी 3 पर्सन है, 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। अब दोनों साइड में लगभग सेम टाइप का ही फोर्स लग रहा है, तो सेम टाइप का फोर्स लगने के कारण क्या हो गया, जो नेट मूवमेंट था वो ज़ीरो हुआ।
नेट मूवमेंट ज़ीरो हुआ तो मैंने क्या कहा कि कोई मूवमेंट मुझे देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो होगी और कोई वेलोसिटी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कोई वेलोसिटी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ये भी होगी बेसिक बात है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, मुझे तो समझ आ चुका है बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। क्या सारी फोर्सेस जो भी है यहाँ, जैसे कि मुझे दिख रहा है कि मुझे फोर्स लगाना है, तो फोर्स लगाने के लिए मुझे इसको टच करना पड़ा, यहाँ फोर्स लगाने के लिए टच करना पड़ा, तो क्या सारी फोर्सेस जितनी भी है बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड, हमें ऑब्जेक्ट को टच करना पड़ेगा फोर्स लगाने के लिए, हाँ या ना? 2 मिनट सोचना है कि क्या जितनी भी फोर्सेस हैं उनके लिए क्या मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या सबके लिए टच रिक्वायर्ड है? मैंने कहा नहीं, ऐसा रिक्वायर्ड तो नहीं होता। ठीक है, कैसे समझते हैं? हमने कहा कि इट इज़ नॉट नेसेसरी, नॉट ऑलवेज। नॉट ऑलवेज मतलब 2 टाइप की चीज़ हो सकती है, वो कॉन्टैक्ट के साथ भी फोर्स लग सकती है और विदाउट कॉन्टैक्ट भी लग सकती है। तो इस बेसिस पे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन से 2 पार्ट? फर्स्ट पार्ट है सर कॉन्टैक्ट फोर्सेस, फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड सेकेंड वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, अब सिंपल से जैसे नाम से पता चल रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होंगे? जिसमें बॉडी के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा फोर्स अप्लाई करने के लिए। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस मतलब बॉडी के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तब भी फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। अब ये बातें तो ठीक है, लेकिन क्या कुछ एग्जांपल दे सकते हो इसके? ठीक है, हाँ जी बिल्कुल दे सकते हैं। हमने कहा फर्स्ट कंडीशन तो आप ले लो फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स, कैसे? फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन कुछ भी कह सकते हैं। मैंने कहा देखो, यहाँ एज्यूम करते कि एक बॉक्स है, ठीक है। अच्छा, ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। अब यहाँ अगर कोई पर्सन आता है, एज्यूम करते ही एक पर्सन है ए, ये अपना फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। तो ये किस डायरेक्शन मूवमेंट करवाना चाहता है? ये राइट की ओर मूवमेंट करवाना चाहता है, ठीक है। अब जब भी ऐसा होगा तो जो बॉडी है, बॉडी मतलब ये बॉक्स है, ये ग्राउंड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो जब भी डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा तो यहाँ एक और दूसरी फोर्स लगेगी जो कि इसको मूवमेंट करने से रोकेगी। और वो दूसरी फोर्स कौन सी होगी? ये दूसरी फोर्स यहाँ पे ऑन रफ सरफेस जो होगी, ऑन रफ सरफेस जो दूसरी फोर्स उसको मूवमेंट करने से रोक रही होगी वो होगी फ्रिक्शनल फोर्स, वो होगी फ्रिक्शनल फोर्स। कई बार इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ जो फोर्स लग रही है वो है फ्रिक्शनल फोर्स सॉरी, जो कि इसको ऑपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट कराएगी, ठीक है। मतलब अगर मेरा फोर्स मैं राइट की ओर लगा रहा हूँ तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो लेफ़्ट की ओर लग रहा होगा। अगर मैं लेफ़्ट की ओर लगा रहा हूँ, मतलब लेफ़्ट की ओर मूवमेंट कर रहा हूँ, तो फ्रिक्शनल फोर्स राइट की ओर लग रहा होगा। कहने का क्या मतलब है? मतलब फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी की स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती, ठीक है। मतलब वो अगर बॉडी रेस्ट पे है तो फ्रिक्शनल फोर्स ट्राई करेगा कि बॉडी का स्टेट चेंज ना हो, ठीक है। हालांकि इसकी बात हम थोड़ी देर बात करेंगे, अभी हम बस इतना समझते हैं कि कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट क्या होता है। तो मेरे ख्याल से क्लियर है फ्रिक्शनल फोर्स। और भी कुछ एग्जांपल्स है, फटाफट चलते हैं क्लियर करते हुए। तो हमने कहा दूसरी चीज़ जो होगी वो होगी मस्कुलर फोर्स। सेकेंड, मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो अ कॉन्टैक्ट फोर्स। थर्ड इज टेंशन। टेंशन इज़ वो स्ट्रेस वाला टेंशन ही। टेंशन मतलब कि स्ट्रिंग के अंदर जब भी आप किसी रोप को पुल करते हो तो उसमें कितना टेंशन अप्लाई होता है, वो वाला टेंशन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये 3 फोर्सेस कौन से हो गए? कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। अच्छा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता फोर्स को अप्लाई करने के लिए, उसको हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर फर्स्ट एग्जाम्पल मैं दूँ तो मैंने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा एग्जाम्पल? ग्रेविटेशनल फोर्स। सर ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे? मैंने कहा देखते, एज्यूम करते हैं कि ये एक अर्थ है और अर्थ सबको अपने सेंटर की ओर लाना चाहता है, ठीक है। अर्थ सबको अपने सेंटर की ओर लाना चाहता है और हम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सर हम प्रेजेंट होते हैं एट द सरफेस। तो एज्यूम करते हैं कि 4 लोग हैं, वो एक यहाँ है, दूसरा पर्सन यहाँ है, तीसरा पर्सन यहाँ है
चौथा पर्सन यहाँ है। अब एक पर्सन के माइंड में क्वेश्चन आया, सर जो यहाँ वाला पर्सन है इसका तो मुझे समझ आ रहा है, ठीक है, कि ये नहीं गिरेगा, लेकिन क्या ये तीनों पर्सन स्पेस में नहीं चले जाएंगे? आपने ऐसा बनाया तो मैंने कहा नहीं, ऐसा होता नहीं है। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो बिल्कुल ऐसा हो जाता। अब एक्चुअली में होता क्या है सर? होता कुछ ऐसा है कि यहाँ ये जो पर्सन है इसको ग्रेविटी अपनी ओर खींच रही होती है, यहाँ से भी इस पर्सन को ग्रेविटी अपनी ओर खींच रही है, यहाँ से भी ग्रेविटी अपनी ओर खींच रही है और यहाँ से भी ग्रेविटी अपनी ओर खींच रही है, ठीक है। तो अब इस पर्सन के लिए तो अर्थ फ्लैट है बिल्कुल, ठीक है, इस पर्सन के लिए भी फ्लैट है, इस पर्सन के लिए भी फ्लैट है, इस पर्सन के लिए भी फ्लैट है, लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है कि वो अर्थ के किसी भी सरफेस पे हो सकते हैं और वहाँ पे ग्रेविटी सबको अपनी सेंटर की ओर खींच रही है। तो अब मैंने पूछा कि इस पर्सन में और इस सेंटर में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो एक रफ़ आइडिया लिया जाए तब भी कहेंगे कि हम 2000 किलोमीटर तो अप्रॉक्स होगा, ठीक है। सरफेस से जो अर्थ का कोर है अप्रॉक्स 2000 किलोमीटर तो होगा, मोर देन हो सकता है, लेकिन एक रफ़ आइडिया लेते हैं। तो 2000 किलोमीटर दूर से भी ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स हो गया? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। पहली बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ें मैंने कही और 2-3 एग्जाम्पल फिर जो मैं डेली लाइफ में देखता हूँ, मैंने कहा हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। एक हो गया अपना मैग्नेटिक फोर्स, बचपन में खेला होगा हमने, वो एक मैग्नेट आता था, दो आप ऑपोजिट पोल लेके आओ, पूरा प्रेशर लगाते थे तब भी कॉन्टैक्ट नहीं होता था, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है सर? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, थोड़े पर्टिकुलर डिस्टेंस से भी ये अप्लाई हो सकता है, ठीक है। और तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो 2 एग्जाम्पल इनफ होंगे, चलो लिख लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। आई थिंक कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा ठीक है, मुझे पता चल चुका है फोर्स क्या होता है, कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, बैलेंस्ड हो सकते हैं, अनबैलेंस्ड हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सर मोशन कौन से फोर्स करवाएंगे? तो सिंपल सी बात है, हमने कहा सर जिसमें वेलोसिटी चेंज हो रहा है, जिसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, वही मोशन करवाएंगे। तो हमेशा अनबैलेंस्ड फोर्स जो होंगे वही मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, या मोशन को स्टॉप करने के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स के होंगे, ठीक है। तो यहाँ जब मैं इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ सिंपल सी बात ध्यान में रखने वाली है कि मैं अनबैलेंस्ड फोर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स से कोई चेंज खास आने नहीं वाला है। ऑफकोर्स शेप में चेंज आ सकता है बैलेंस फोर्स के कारण, मैं ऐसा नहीं कह रहा शेप में चेंज नहीं आ सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आप अनबैलेंस फोर्स को लेकर चलोगे, ठीक है। शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, ये देखते हैं एक पर्सन है, ठीक है। पर्सन एक बॉल को स्क्वीज़ कर रहा है। जब इसने बॉल को स्क्वीज़ किया तो ध्यान से देखिए तो बॉल का शेप चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ शेप चेंज हो रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अ फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन कंडीशन अप्लाइड है कि कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। बॉडी किस टाइप की है, इनकेस अगर बॉडी रिजिड है, जैसे कि एक स्टोन का बॉल होता तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता, ठीक है, और जो चेंज देखने को मिलता है वो भी बहुत कम देखने को मिलता। कई कंडीशन में तो वो ब्रिटल होते तो टूट भी सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। अभी तो हम एक क्या कह सकते हैं, इलास्टिक के लिए बात कर रहे हैं। तो हाँ, जैसे मैं फोर्स अप्लाई करूँगा तो मैंने देखा शेप चेंज हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल बात भाषा में ये कह सकते हैं कि सर आप अगर किसी भी चीज़ पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे तो उसमें शेप और साइज़ का चेंज आता है, फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हाँ ठीक है। दूसरा, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी चल रही है, ठीक है, जैसे ये कार चल रही थी, अचानक से इसके सामने एक बोल्डर आ गया, ठीक है। अब इसने इसकी ओर एक फोर्स लगाया होगा, कार ने इसकी ओर एक फोर्स लगाया होगा। अब ऑफकोर्स नेट फोर्स जो बोल्डर है इसका ज़्यादा है, नेट फोर्स बोल्डर का ज़्यादा है, तो ये एक टाइप का अनबैलेंस्ड फोर्स हुआ। और इस अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण क्या हुआ? कार का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया। मतलब ये जो मूवमेंट में था, ठीक है, ये मूवमेंट से रेस्ट पे आ गया, ठीक है। सेकंड केस ये भी हो सकता है कि कार रेस्ट पे होता और मैंने उसको बहुत तेज़ धक्का दिया, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ कहीं तो ले लेते हैं, यहाँ ले लो, चलो। एक कार रेस्ट पे, ठीक है, एक कार रेस्ट पे है, ठीक है, और एक पर्सन ने इसको धक्का दिया, हाँ, तो इस पर्सन ने इसको धक्का दिया और कार ने मूवमेंट करनी शुरू कर दी, ठीक है। तो यहाँ भी मैं कहूँगा
कि एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा था किसके मुकाबले, फ्रिक्शनल फोर्स के मुकाबले। तो सर फ्रिक्शनल फोर्स से एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा था, इसके कारण क्या हुआ कि कार ने अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर लिया, मतलब रेस्ट से मूवमेंट की ओर चला गया। ठीक है, आई होप 3 बातें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब कि फोर्स किसी भी बॉडी का स्पीड चेंज कर सकता है। ठीक है, मतलब कि अगर कार चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, तो मैंने ब्रेक्स अप्लाई किए, तो ब्रेक ने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग गया। ठीक है, तो ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने लगा तो क्या हुआ कि कार की जो टायर्स की स्पीड है, जो रोटेशन की स्पीड है वो कम होगी, और कार की जो वेलोसिटी है, जो कि पहले मैं कह सकता हूँ कि 60 किलोमीटर पर आवर थी, वो कम होकर 20 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, या हो सकता है कि जब मैंने एक्सेलरेट किया तो भी क्या हुआ, स्पीड इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो जो पहले 60 पे चल रहा था अब 100 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है। ठीक है, तो मतलब कि फोर्स कार की स्पीड को इंक्रीज़, डिक्रीज़ या किसी भी चीज़ को, नॉट नेसेसरी कार, किसी भी चीज़ की स्पीड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या कह सकते हैं, एक कार के एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ टर्न किया, टर्न करने पे जो कार स्ट्रेट जा रही थी अब वो राइट की ओर जाने लगी, या मैंने अगर टर्न कर दिया होता इसको लेफ़्ट की ओर, तो जो कार स्ट्रेट जा रही है अब वो लेफ़्ट की ओर जाने लगती। और अगर कोई ख़ास चीज़ नहीं होता तो मैं कहता कार कैसे जाती, स्ट्रेट जाती। ठीक है, तो ये कंडीशंस है कि सर फोर्स क्या कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन व्हेन सम चाइल्ड ट्राई टू पुश अ बॉक्स ऑन अ रफ फ्लोर। ठीक है, अगर एक चाइल्ड पुश करने की कोशिश करेगा, तो हमने अभी तक 2 बातें पढ़ी है कि टाइप ऑफ फोर्स कौन सा है, बैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड है। दूसरी बात कि जो फोर्स है वो कॉन्टैक्ट है या नॉन कॉन्टैक्ट है। ठीक है, अब मुझे सिंपल सा दिख रहा है कि ये पर्सन पुश कर रहा है चाइल्ड, और यहाँ फ्रिक्शन लग रही है, और यहाँ जो बॉडी है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है। तो मुझे क्या फर्स्ट थिंग क्लियर होगी, सर फोर्स तो है कॉन्टैक्ट, फोर्स तो यहाँ पे कौन सा लग रहा है, कॉन्टैक्ट। अब मैं कहता हूँ तीनों कंडीशन यहाँ लेके देखते हैं, चेक करते हैं किस कंडीशन मूवमेंट होगी, किस कंडीशन मूवमेंट नहीं होगी। तो फर्स्ट केस मैं किसको मान लूँ, चलो इस कंडीशन को मानता हूँ। तो मैंने कहा फर्स्ट केस में हो क्या रहा है, अच्छा यहाँ वैसे मोशन शो कर दिया गया है, तो मैं चलो यहाँ से लेता हूँ। ठीक है, मैंने कहा इन सेकेंड केस, मैं सेकेंड केस से स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, इन सेकेंड केस क्या हो रहा है कि चाइल्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रही है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि जो चाइल्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है, एज्यूम करते हैं वो है 100 न्यूटन, और जो फ्रिक्शन लग रहा है बॉडी का वो है 120 न्यूटन। ठीक है, तो चाइल्ड अप्लाई कर रहा है 100 न्यूटन और जो बॉडी का फ्रिक्शन है वो है 120 न्यूटन। तो मैंने कहा क्या ये दोनों फोर्स बैलेंस्ड है, 100 और इसका है 120। ठीक है, मैंने कहा नहीं, नेट कितना है, सर नेट है -20। ठीक है, सर नेट -20 है, मतलब क्या बॉडी मूवमेंट होगी, मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, कोई मोशन देखने को नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू बॉडी, तभी मोशन देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो मैंने कहा इन सेकेंड केस देयर विल बी नो मोशन in body because here frictional force is greater than applied external force एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस केस में देखते हैं, इस केस में इस बात को हटा देते हैं, मोशन को। अब इस केस में क्या हुआ, अब इस केस में एज्यूम करते हैं कि इसका वेट था 300, मतलब इन्होंने 300 न्यूटन का फोर्स लगाया है, और यहाँ बॉडी भी 300 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। ठीक है, सेम ही फोर्स लग रहा है, 300 न्यूटन ये लगा रहा है, 300 न्यूटन ये लगा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं।
मैं यहाँ से सेम बात कॉपी करना चाहूँगा, इतना कौन लिखेगा। चलो कॉपी, एक मिनट, हाँ चलिए शुरू करते हैं। तो इन फर्स्ट केस क्या हो रहा है कि पहले समझ लेते हैं इसको, तो हम कर लेंगे एडजस्ट। हाँ, तो यहाँ पे मैंने देखा कि बॉडी यहाँ पे फोर्स लगा रही है 300 न्यूटन का, और यहाँ फ्रिक्शन भी 300 न्यूटन लगा रहा है। तो मैंने कहा यहाँ जो फोर्स लग रही है 300 इक्वल्स टू 300, मतलब कि एक बैलेंस्ड कंडीशन है, ठीक है। तो ये किस टाइप का फोर्स लग रहा है, बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। अब मैंने कहा था कि अगर फोर्स बैलेंस्ड हो, अगर फोर्स बैलेंस्ड हो और एक्सटर्नल फोर्स 0 से ज़्यादा हो, ठीक है, सॉरी, अगर फोर्स अनबैलेंस्ड हो और एक्सटर्नल फोर्स ग्रेटर देन फ्रिक्शनल हो तो मूवमेंट होगी। लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से कम हो या फोर्स अनबैलेंस्ड हो तो कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा फर्स्ट केस में बैलेंस्ड है, तो कहेंगे इन फर्स्ट केस देयर विल बी नो मोशन इन द बॉडी बिकॉज हियर फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल देन द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। सो नो मोशन विल बी सीन ड्यू टू देयर इज़ नो एक्सेलरेशन इन द बॉडी, सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं, अभी ऊपर देखा था। आगे बढ़ते हैं थर्ड केस। अब यहाँ देख सकते हैं कि 2 बच्चे लगा रहे हैं फोर्स, ठीक है, बॉडी भी कुछ फ्रिक्शन लगा रही होगी। हाँ, तो इस थर्ड केस में हमने क्या कहा कि नेट फोर्स बाय ऑल द फोर्सेस, मतलब दोनों चाइल्ड के फोर्स को कंबाइन करते हैं, और हमने कहा कि सर 400 न्यूटन का लग रहा है, और यहाँ जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है वो लग रही है 300 न्यूटन का। अब मैंने कहा कि क्या अब फोर्स इक्वल है, एक इधर 400 है इधर 300 है। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल इक्वल नहीं है। लेकिन क्या एक्सटर्नल ज़्यादा है फ्रिक्शनल से, हमने कहा हाँ बिल्कुल, एक्सटर्नल फोर्स इज़ ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स इज़ ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इन थर्ड केस देयर विल बी अ मोशन, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ एक सेकंड, in third case there will be motion in the body because here frictional force is less than the applied external force, ठीक है। so there will be acceleration and change in velocity, there will be acceleration and चेंज इन वेलोसिटी। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहा गया है कि व्हाट विल हैपन इफ़ वी स्टॉप पैडलिंग वाइल राइडिंग ए बाईसाइकिल, ठीक है। तो सिंपल सी सेम केस है कि अगर तो मैं पैडलिंग कर रहा हूँ, ठीक है, अगर तो मैं पैडलिंग कर रहा हूँ और मैं राइडिंग करना स्टॉप कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं। सेम कंडीशन लेते हैं कि सर जब मैं यहाँ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, और यहाँ जो अर्थ है या जो कॉन्टैक्ट फोर्स है ये एक एक्सटर्नल फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहे होंगे जो कि इस मोशन को रोकना चाह रहा होगा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वाइल पैडलिंग क्या हो रहा होगा, वाइल पैडलिंग एफ एक्सटर्नल, अब यहाँ मैं बहुत ज़्यादा लिखूंगा नहीं क्योंकि वही पुरानी बात करने वाले हैं, मैं जस्ट एक स्पेसिफिक समझा रहा हूँ। तो एफ एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स, सो साइकिल इज मूविंग, बाईसाइकिल इज मूविंग फॉरवर्ड, बाईसाइकिल विल मूव फॉरवर्ड, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, but when we stop paddling, then frictional force will start increasing. फ्रिक्शनल फोर्स एक्चुअली इंक्रीज नहीं करेगा, एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज करने लगेगा, ठीक है। सो हम कह सकते हैं ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स
बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाना बंद किया है, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो तो कंटिन्यूस अपनी सेम स्पीड पे लग रही है, ठीक है। तो क्या होगा, धीरे धीरे एक्सटर्नल फोर्स का इम्पैक्ट कम होता दिखेगा और फ्रिक्शनल फोर्स का इफेक्ट दिखेगा। तो हम कहेंगे ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स the speed of cycle start decreasing, the speed of cycle decrease।